लास्ट क्लास में देखो मैंने इस तरह के प्रॉब्लम बताए थे कि एक सरफेस पे हमने एक ब्लॉक रख दिया, उस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैंने फोर्स को एंगल पे अप्लाई किया था, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे हमने फोर्स अप्लाई किया था। फिर थर्ड प्रॉब्लम में हमने दो फोर्स अप्लाई किए थे, एक राइट डायरेक्शन में एक लेफ्ट डायरेक्शन में। और फोर्थ प्रॉब्लम में हमने जो ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है उसे मैंने एक इंक्लाइन प्लेन पे रख दिया। ठीक है, तो आज हम इसी तरह के फिर नेक्स्ट आगे प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन फर्स्ट। इस तरह से एक पुली है और इस तरह से एक स्प्रिंग है। इससे हमने दो ब्लॉक अटैच कर दिए। एक ब्लॉक का मास है 6 kg, दूसरे ब्लॉक का मास है 4 kg। तो तुम्हें बताना है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा। तो एक पुली है, एक स्ट्रिंग से उसके ऊपर रैप किया हुआ है। एक एक एंड से हमने 6 kg अटैच कर दिया, दूसरे एंड से हमने 4 kg अटैच कर दिया। तो बताना है कि जो दोनों ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा और जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या होगा। यहाँ पे दोनों का मास अलग अलग है, तो जो 6 kg है और 4 kg उसका डायरेक्शन बता सकते हो कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो 6 kg हेवियर है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और जो 4 kg है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, और इस केस में देखो क्या 6 kg 1 मीटर नीचे मूव करेगा, तो जो 4 kg है 1 मीटर अपवर्ड मूव करेगा। इसका मतलब कि 6 kg का एक्सेलरेशन होगा ए डाउनवर्ड, तो 4 kg का एक्सेलरेशन होगा ए अपवर्ड। ठीक है, सिंपल। अब इस पे अब हम 6 kg का इक्वेशन लिखेंगे, तो देखते हैं 6 kg पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो 6 kg पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, तो एक तो उसका वेट हो जाएगा m इंटू जी, तो m इंटू जी का वैल्यू 60 हो जाएगा, और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। और 4 kg पे नीचे की तरफ m इंटू जी, तो ये हो गया 40, और ऊपर की तरफ टेंशन। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग पे एक्ट करेगा बॉडी से अवे, तो 6 kg पे ऊपर की तरफ, 4 kg पे भी ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखो। फॉर 6 kg, फॉर 6 kg, तो 6 kg का इक्वेशन हमें लिखना है फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने तुम्हें बताया था कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में जो फोर्स है पॉजिटिव लेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो 6 kg का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 60, ये पॉजिटिव हो गया। टेंशन है अपवर्ड नेगेटिव, ये हो जाएगा 60 माइनस टी इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बोलो ठीक है। ये 4 kg के लिए देखो क्या होगा इक्वेशन। फॉर 4 kg, 4 kg के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है। 4 kg के लिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, टेंशन टी, तो टी को पॉजिटिव लेंगे, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 40, तो टी माइनस 40
इजकल टू हो जाएगा 4 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को ऐड कर दो, बाई 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बनेगा? 1 और 2 को ऐड करोगे तो दोनों इक्वेशन को देखो, मैं फिर से लिख लेता हूं। 60 माइनस टी इजकल टू है 6a, और t माइनस 40 है 4a। दोनों को ऐड कर दो तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा। 60 माइनस 40 हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10a। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया ये? अब इस a का वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में पुट कर सकते हो, तो तुम्हें मिल जाएगा। पुट इट इन 2 में यदि मैं पुट कर दूं तो t माइनस 40 इजकल टू 4 इंटू ए का वैल्यू 2 है, ये हो गया 8। तो t का वैल्यू हो गया 8 प्लस 40, तो आंसर आ गया 48 न्यूटन। क्लियर? अब इसी तरह का एक दूसरा प्रॉब्लम देता हूं, सिर्फ वैल्यू को चेंज करूंगा मैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेकंड, एक मैंने कर दिया 3 kg, दूसरा कर दिया 7 kg। तो इसमें बताओ एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन क्या हो? 7 kg इसमें हेवियर है, तो 7 kg डाउनवर्ड मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड और 3 kg अपवर्ड। और फोर्स रिप्रेजेंट कर दो, 7 kg का वेट m इंटू जी, तो ये हो जाएगा 70, और इसमें ऊपर टेंशन T। 3 kg पे mg 30, ऊपर T। अब इक्वेशन लिख डालो, एक बार 7 kg के लिए, एक बार 3 kg के लिए। फॉर 7 kg बताओ क्या होगा इक्वेशन? 7 kg के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे? 70 माइनस टी इजकल टू 7a। और 3 kg के लिए क्या लिखेंगे? 3 kg का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव लेना है। अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव लेना है, क्योंकि 3 kg का एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है? टेंशन। ये हो जाएगा T माइनस 30 इजकल टू 3a। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तुम्हें मिल जाएगा एक्सेलरेशन का वैल्यू। 1 प्लस 2।
बताओ क्या आंसर आया। इन दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 माइनस 30 और इधर हो जाएगा 7a प्लस 3a। 40 इजकल टू 10a। यहां से a का वैल्यू 4 आ जाएगा और a का वैल्यू पुट कर दो तो टेंशन मिल जाएगा। और ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो t माइनस 30 इजकल टू 3 इंटू 4, ये हो गया 12। t का वैल्यू हो गया 42। ठीक है, क्लियर। यस सर। अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे इस प्रॉब्लम। थर्ड, इसमें बता रहा है तुम्हें कि एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा। यहाँ पे भी पुली है, पुली से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, उसके अराउंड रैप है और उससे दो ब्लॉक कनेक्टेड है, एक है 6 kg और एक है 4 kg। 6 kg तो वर्टिकल है, लेकिन जो 4 kg है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो इसमें कौन किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो 6 kg है वो डाउनवर्ड मूव करेगा और 4 kg मूव करेगा टुवार्ड्स राइट, यही होगा। अब फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स कौन कौन सा है, तो 6 kg पे एक वेट हो गया m इंटू जी, तो ये हो गया 60 और इस पे टेंशन हो गया अपवर्ड टी। 4 kg पे नीचे हो जाएगा वेट 40 देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहे थे हम, तो 6 kg पे तो मैंने बता दिया था। 4 kg पे कौन कौन से फोर्स है, तो एक उसका वेट है 40 न्यूटन नीचे लगेगा और एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा इस पे अपवर्ड डायरेक्शन और टेंशन फोर्स लगेगा टुवार्ड्स राइट। ठीक है, अब हम इक्वेशन लिखते हैं 4 kg के लिए। फॉर 4 kg, तो इसका एक्सेलरेशन फॉर 4 kg, तो इसका एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेंगे तो 60 लिखेंगे माइनस टी इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 1। 4 kg के लिए देखो, 4 kg के लिए इसका एक्सेलरेशन है टुवार्ड्स राइट और राइट डायरेक्शन में फोर्स है टेंशन, और बाकी जो दो फोर्स है ना, नॉर्मल एंड वेट, वो मोशन के परपेंडिकुलर है, क्योंकि मोशन है हॉरिजॉन्टल, हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहे हैं और ये दोनों फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों फोर्स का कोई रोल नहीं है इसमें। तो सेकंड के लिए तुम्हारा ये 6 kg के लिए हुआ। फिर फॉर 4 kg के लिए लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे सिर्फ टेंशन फोर्स यूज होगा, तो T इजकल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे 40 जो वेट है उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि मोशन हॉरिजॉन्टल है और जो 40 है वेट और नॉर्मल वो वर्टिकल है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 2, तो क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे टी टी कैंसिल हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 10a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 और इसे यहाँ पे पुट कर दो, तो t का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 4, ये 6 होगा ना, तो हो जाएगा 4 इंटू 6, ये हो जाएगा आंसर 24 न्यूटन। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम Yes, sir. 4। यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल है 30 डिग्री। एक पुली यहाँ पे है। एक ब्लॉक हमारा यहाँ पे है, एक ब्लॉक हमारा यहाँ। ये है 6 kg, ये है 4 kg। तो इसमें हमें बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या। तो पहले यदि हम मोशन को देखें तो 6 kg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और 4 kg अप द प्लेन। ऐसा ही होगा डायरेक्शन मोशन का। Yes, sir. Yes, sir. अब फोर्स को रिप्रेजेंट करें तो फोर्स कौन सा, तो 6 kg पे उसका वेट हो जाएगा m इंटू जी, तो ये हो जाएगा 60। ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन। 4 kg पे देखो तो एक उसका वेट हो जाएगा m इंटू जी 40, एक हो जाएगा टेंशन T, और एक हो जाएगा नॉर्मल। यही 3 फोर्स होंगे। Yes, sir. अब जब 6 kg का इक्वेशन लिखोगे तो इसका तो इजी है। 6 kg के लिए, फॉर 6 kg डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a। इक्वेशन नंबर 1। 40 जो 4 kg है उसमें मोशन है अलोंग द प्लेन, तो टेंशन का डायरेक्शन देखो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। नॉर्मल जो है वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो तुम्हारा 40 न्यूटन है जो वेट है वो ना तो अलोंग लाइन में है ना ही उसके परपेंडिकुलर है। तो इसका हमें कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा। कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे, देखो एक इस डायरेक्शन में लेना आगे और एक इस डायरेक्शन। और मैंने तुम्हें देखो लास्ट क्लास में इंक्लाइन प्लेन वाले में बताया था, देखो जरा ध्यान से देखो। इंक्लाइन प्लेन वाले में मैंने बताया था कि इंक्लाइन प्लेन में एंगल है 37 डिग्री। तो यहाँ पे जो वेट था 100 न्यूटन, वो इंक्लाइन प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके साथ भी एंगल 37 डिग्री बना रहा है। ये एंगल भी 37 डिग्री है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाता है mg cos 37 और डाउन द प्लेन हो जाता है mg sin 37। तो इस प्रॉब्लम में भी यहां पे ये तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा 40 cos 37, जिसका वैल्यू पुट करोगे तो 32 हो जाएगा। और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 40 sin 37 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा 24। आई बात समझ में। Yes, sir. अब इक्वेशन लिख दो 4 kg के लिए। तो 4 kg का एक्सेलरेशन हमने अप द प्लेन लिया है, तो अप द प्लेन है टेंशन T और डाउन द प्लेन है 24। तो इक्वेशन हो जाएगा T माइनस 24 इजकल टू 4 इंटू ए। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 1 प्लस 2, ये हो जाएगा 36 और इधर हो जाएगा 10a। तो a का वैल्यू हो जाएगा 3.6 मीटर पर सेकेंड। Yes, sir. और इसका वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर, पुट इट इनटू t माइनस 24
4 इंटू 3.6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14.4 हो जाएगा। Yes, टी sir. का वैल्यू हो जाएगा 38.4। क्लियर? Yes, sir. अब यहाँ पे एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, एपरेंट वेट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है एपरेंट वेट। एक मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ फोर्सेस में बताया था वेट क्या है। तो अर्थ बॉडी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है जिसका फॉर्मूला है m/g, वो है वेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट क्या होता है समझोगे जरा ध्यान से। ये हमारा ग्राउंड है, और इसके ऊपर हमने एक वेट करने वाला मशीन रख दिया। हमने इसके ऊपर एक वेट करने वाला मशीन रख दी। ये वेइंग मशीन है, एक वेट करने वाला मशीन। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक रख देते हैं जिसका वेट फाइंड कर। इस ब्लॉक का मास है 40 kg। ठीक है, तो मशीन का जो रीडिंग होगा वो बताएगा 40 kg। लेकिन इस ब्लॉक को यदि हम ऊपर से प्रेस करें, समझोगे जरा ध्यान से, इस ब्लॉक को यदि हम ऊपर से प्रेस करें तो जो मशीन का रीडिंग है वो चेंज कर जाएगा या सेम रहेगा? बताओ। सब चीज करेगा। चेंज कर जाएगा। Yes, sir. लेकिन इस बॉडी का जो एक्चुअल, इसका मतलब है, और लेकिन इस बॉडी का जो एक्चुअल वेट है, मतलब अर्थ बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो चेंज करेगा या सेम रहेगा? अर्थ इस बॉडी पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, यदि हम इसको प्रेस करें तो क्या उस फोर्स में भी चेंज हो जाएगा? यस और नो? No, sir. No, sir. नो। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम फोर्स उसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो जो वेट है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो मशीन रीडिंग बताएगा वो चेंज कर जाएगा। इसका मतलब जो मशीन रीडिंग बता रहा है वो वेट नहीं बता रहा। वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है ये जो ब्लॉक है 40 kg का, वो इस मशीन पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ऊपर से प्रेस करने से वो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगा। तो इस फोर्स को, ठीक है, तो देखो यहां पे मैं क्या बता रहा था कि जब 40 kg को प्रेस करोगे तो जो मशीन का रीडिंग है वो चेंज कर जाएगा। इसका मतलब मशीन जो है वो एक्चुअल वेट नहीं बता रहा, तो वो Yes. कौन सा फोर्स बता रहा है। तो 40 kg उस मशीन पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा वो उतना ही फोर्स शो करेगा। जब हम प्रेस करेंगे ऊपर से तो उस फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, तो ज्यादा वेट बताएगा। तो एपरेंट वेट का डिफिनेशन क्या है कि बॉडी जिस सरफेस पे रखा हुआ है, वह बॉडी उस सरफेस पे जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी फोर्स को बोलते हैं एपरेंट वेट। आई बात समझ में? बॉडी जिस सरफेस पे रखा हुआ है, बॉडी उस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करेगा, उसी फोर्स को बोलेंगे एपरेंट वेट। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई करता है, क्या उसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं? उसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। इसका मतलब हुआ कि किसी बॉडी का एपरेंट वेट फाइंड करना हो तो बॉडी जिस सरफेस पे रखा हुआ है, तुम देख लो कि वह बॉडी उस सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब उन दोनों के बीच में जो नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है उसे निकाल लो, वही तुम्हारा एपरेंट वेट होता है। तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, मैं फॉर्मूला ले देता हूं यहाँ पे कि एपरेंट वेट क्या हो गया हमारा। एपरेंट वेट यह नॉर्मल फोर्स हो गया। बॉडी और सरफेस के बीच में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वही एपरेंट वेट है। और जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट से ग्रेटर भी हो सकता है,
स्मॉलर भी हो सकता है। यदि तुम लोगों ने इस तरह का एक स्विंग होता है, देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, तुम लोगों ने यूज किया होगा, इसको जायंट व्हील बोलते हैं ना। Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन में जो मूव करता है, यहां से सबसे एक कनेक्टेड होता है इस तरह से। जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है, तो तुम इसमें यदि बैठ जाओगे और ये इस तरह से स्विंग कर रहा है, तो जब ये नीचे से ऊपर जाता है, उसमें तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा वेट ज्यादा हो गया, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो तुम्हें लगेगा बहुत ही हल्का फील होगा, मतलब लगेगा कि तुम्हारा वेट बहुत ही कम हो गया। या फिर लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट यदि एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इसके हम प्रॉब्लम करेंगे। जब लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है स्पीडली एक्सेलरेशन से, तो तुम्हें अपने पैरों पे ज्यादा फोर्स महसूस होगा, और जब लिफ्ट नीचे आ रहा है तो तुम्हें लगेगा बहुत ही तुम लाइट फील करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पैर और लिफ्ट के बीच में जो फोर्स है वो डिक्रीज कर गया। Yes, sir. तो वहां पे एपरेंट वेट ही होता है वो, तो हम जो फील करते हैं वो एपरेंट वेट ही फील करते हैं, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास के बच्चे आ गए क्या? No, sir. नो, ठीक है, तो इसके हम प्रॉब्लम कर लेते हैं। Yes, sir. Sir, आने वाले हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बुक में मिल जाएगा ये। ए बॉडी ऑफ मास 60 kg is placed inside a lift. Find its apparent weight when lift is moving question number A, upward with acceleration 2 meter per second square, with acceleration 2 meter per second square। एक बॉडी 60 kg का है, उसे हमने लिफ्ट में रख दिया, और लिफ्ट जो है ऊपर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस बॉडी का एपरेंट वेट क्या होगा? तो देखो किस तरह से निकालेंगे। ये हमने लिफ्ट बनाया, Yes, sir. लिफ्ट के अंदर एक बॉडी बना देते हैं 60 kg का, ये 60 kg है, और जो लिफ्ट है वो ऊपर मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन 2, तो हमें निकालना है इसका एपरेंट वेट क्या है। तो हम देखते हैं इस पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो एक इसका वेट, एक्चुअल वेट कर रहा होगा m इंटू जी, तो m इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा 600, और सरफेस ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा नॉर्मल। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो देखो लिफ्ट में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है और बॉडी लिफ्ट के अंदर है, तो बॉडी भी ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन 2। तो मैंने तुम्हें बताया कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस डायरेक्शन में फोर्स को पॉजिटिव लेना होता है। तो एक्सेलरेशन अपवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 600 है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का वैल्यू हो गया 60, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 2, तो नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया? 720। ये न्यूटन में आएगा, और मैंने तुम्हें बताया था कि इसको लिखेंगे 72 kg वेट। 1 kg वेट इक्वल टू होता है 10 न्यूटन। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक्चुअल वेट है 60 kg वेट, लेकिन जो यहाँ पे यदि कोई वेइंग मशीन रखा हो
तो उसका मशीन जो उसका रीडिंग बताएगा वो 72 kg वेट बताएगा। Yes, sir. तो लिफ्ट जब एक्सेलरेशन 2 से मूव कर रहा है अपवर्ड, उस केस में जो एपरेंट वेट है 60 से 72 हो गया, एपरेंट वेट इंक्रीज कर गया। Yes, sir. और एक और कर लो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। Yes, sir. मूविंग डाउनवर्ड with acceleration 2 meter per second square. यहां पे लिफ्ट बनाया, लिफ्ट के अंदर 60 kg, Yes, sir. और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है 2। Yes, sir. तो इस पे भी फोर्स देखते हैं कौन सा। तो एक वेट नीचे हो गया m इंटू जी 600, नॉर्मल हो गया ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसे पॉजिटिव लेंगे। तो 600 माइनस नॉर्मल इजकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया 120। तो नॉर्मल का वैल्यू हो गया 480। इसका आंसर हो गया 48 kg वेट। यहाँ पे जो एपरेंट वेट है वो 60 kg वेट से 48 kg वेट हो गया। तो जब लिफ्ट में एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो एपरेंट वेट इंक्रीज कर जाएगा, और जब लिफ्ट में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो एपरेंट वेट का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। ओके। Yes, sir. और लिफ्ट यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, मतलब एक्सेलरेशन 0, उस केस में एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट सेम ही रहेगा, 60 ही Yes, रहेगा। sir. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। Yes, thank you, sir. ओके।